भेड़ारी बाता कार्यक्रम में था सगड़ारो घणो घणो स्वागत है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविका नगर की खासी प्रस्तुति भेड़ारी बाता कार्यक्रम। और आज के कार्यक्रम में आपा चर्चा करांगा भेड़ा में वैज्ञानिक प्रजनन प्रबंधन। अब आप सब ने लगे है कि भाई वैज्ञानिक प्रजनन प्रबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ी, आपने के सावधानी बरतनी चाहिए अगर अपन वैज्ञानिक पद्धति से प्रजनन करावा, कितना समय में प्रजनन करा सका, भेड़ा में आपने के ध्यान रखना चाहिए, क्या भी ने सावधानी पूर्वक प्रजनन करावा जिससे सफलतापूर्वक आपनो काम हो सके है। आज सभी विषयों पर चर्चा करवा के लिए मैं आमंत्रित किया है डॉक्टर अजीत सिंह महला साहब ने, जो कि वैज्ञानिक हैं केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविका नगर में। डॉक्टर साहब था को बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राम राम शाह जी हाँ, कि आज आप बात करा रहा भेड़ा की बाता में कि भेड़ा में वैज्ञानिक प्रजनन प्रबंधन को, तो सबसे पहला सवाल आगे है कि प्रजनन प्रबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ी और पशुओं में उत्पादकता ने क्या बढ़ा सके है। बिल्कुल, सबसे पहला जो सवाल है कि पशुपालक जो पशु पाल रहे है बिको मकसद के है। पशुपालक पशु पाल रहे है आपका फायदे के लिए, और फायदो जब होगा जब बिको उत्पादन या प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छो होगो, और प्रोडक्शन या उत्पादन जब होगो जब पशुओं को प्रजनन या रिप्रोडक्शन बहुत बढ़िया होगो। अगर पशु ब्याह ही नहीं रहे है तो भी बच्चा नहीं मिलेगा तो अपन उत्पादन कठाऊ मिलेगो। तो इसलिए प्रजनन प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। अगर मैं थाने देश के आंकड़ा के बारे में बताऊं तो भेड़ा की संख्या विश्व में दूसरे नंबर पर अपने देश में ही, और अति ज़्यादा भेड़ की संख्या होने के बावजूद अगर प्रति पशु की उत्पादकता देखी जाए वह अपने पशुओं की बहुत कम है। और आज के दिन आपने जो कि मीट की उपलब्धता है प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष वह विश्व में सौ कम है, इतनी ज़्यादा भेड़ होने के बावजूद, और बकरी भी साथ में अगर मैं शामिल कर दूँ तो इसकी वजह क्या है कि आप लोग प्रजनन प्रबंधन अच्छा नहीं है और नस्ल बहुत अच्छी नहीं है। अगर आ दोनों की अगर आप सुधार कर दें, नस्ल और प्रजनन प्रबंधन अच्छो कर दें, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पशु बच्चा लेस कहाँ और ज़्यादा से ज़्यादा फायदो यूँ लेस कहाँ। तो प्रजनन प्रबंधन में पशुओं की उत्पादकता बढ़ावा के लिए आप के कर सका, क्या बढ़ा सका? देखो, दो तरीका आप प्रजनन प्रबंधन कर सका, एक तो वैज्ञानिक विधि और एक सामान्य जो आप अपने नियमित तरीकाओं तौर तरीकाओं कर सका। तो अपन सौ इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ध्यान रखनी, वो आपने पशुओं का में जो ब्यांत को अंतर है वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जी आप गाय के लिए बोला कि गाय 12 महीना का अंतराल में ब्याह जानी चाहिए, भैंस है वो 13 महीना का अंतराल में ब्याह जानी चाहिए, 20 आबू भेड़ और बकरी 8 महीना का अंतराल में ब्याह जानी चाहिए। यानी 2 साल में 3 अगर बच्चा अपन मिल रहे ही तो अपन फायदे को सोदो है। इसके लिए अपन प्रबंधन करने की आवश्यकता है। हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि भेड़ या बकरी पाल वाला किसान मेंढा और बकरी दोनों साथ साथ रखी, और आका जी 100 पशु किसी रेवड़ में ही तो बामू 20 पशु इस हिसाब का मिलेगा जका लंबे टाइम तक गर्मी में नहीं आ रही, गर्भ धारण नहीं कर रही और बच्चा नहीं दे रही। तो एक पशुपालक ने 20 पशुओं को साल में एक्स्ट्रा नुकसान हो रहा है। अगर आप 20 बच्चा एक्स्ट्रा अगर ले लें, अगर आप आइडियो लगावा कि 7,000 रुपये को भी बच्चों है तो 1,40,000 1,50,000 रुपया आप एक्स्ट्रा फायदा उठा सका हाँ, केवल प्रजनन प्रबंधन करना हूँ। तो प्रजनन प्रबंधन के लिए सौ इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक मेंढा और भेड़ जकी है बन अलग अलग रखो जाए, बन को डेटा रिकॉर्ड अच्छे करो जाए, और कौन सा पशु हीट में आ रहा है बन मॉनिटर कराया जाए, कौन सा नहीं आ रहा है वहाँ को ट्रीटमेंट प्रॉपर करो जाए। तो एक एक पशु का ऊपर ते ध्यान रखोगा, वहाँ की टैगिंग करके वहाँ को रिकॉर्ड मेंटेन रखोगा तो तान पशुओं को पतो लगाओगे, और जगह अनुत्पादक पशु ही नॉन प्रोडक्टिव एनिमल ही बनते कंट्रोल कर सकोगा। तो इस हिसाबों से प्रजनन प्रबंधन बहुत अच्छे तरीकों कर सको हो। जी हाँ, कि अजीत जी अभी आप बताया कि सामान्य तौर पर आई देखो जावे जो अपना किसान भाई है या पशुपालक हैं वो प्रजनन प्रबंधन में बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, सावधानी नहीं बरते हैं। तो अगर आप ध्यान देवांगा तो आपने फायदा हो जाएगा, लेकिन ऐसी कौन कौन से नुकसान है जो अपना पशुपालक भाई बहनों ने हो सके हैं? मैं तने बहुत अच्छा सवाल है वो। भेड़ बकरी छोटा पशु ही और एक इकोनॉमिक्स भी थोड़ी सी छोटी है। अगर मैं भेड़ गाय या भैंस के हिसाबों का जवाब दूं, अगर एक भैंस 10 किलो दूध दे रही है तो बिको प्रतिदिन 600 रुपया को बाद दूध दे रही है। अगर एक पशु एक दिन लेट ब्याह रहे है तो अपन 600 रुपया को नुकसान हो रहा है, और एक पशु अगर 1 महीना लेट ब्याह रहे है तो लगभग 18,000 रुपया को हमारा नुकसान हो रहा है।
तो वो अपन ध्यान देखने की जरूरी है। अपन बहुत बार लापरवाही में पशु ने छोड़ दिया कि कृत्रिम गर्भाधान करवाणु है, ब्रीडिंग करवानी है, जानवर गर्मी में है, लेकिन अपन लापरवाही में छोड़ दें कि अगले महीने करवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आज बिजी हाँ, अतम तारे 15-20 हज़ार रुपया को नुकसान हो जावे है। तो प्रजनन प्रबंधन इसलिए जरूरी है। ज्या मतन भेड़ और बकरी में बतायो कि 10-10, 20-20 खोज या जानवर अनुत्पादक चलता रही, और किसान सोचा कि जब 80 जानवर चल रहे तो 20 जानवर और चल लेसी। अगर वह 20 जानवर ना प्रोडक्टिव बना लें तो अपन 2 लाख रुपया तक एक्स्ट्रा फायदा उठा सका। हाँ बिल्कुल। तो आ बात तो सही है कि आपना जो पशुपालक भाई हैं बिने ध्यान रखना है कि जो समय रहते अगर आप प्रजनन करा लेंगे तो फायदो आपना ही व्यवसाय में होगा। जब आप भेड़ और बकरी की बात करा तो उन्नत प्रजनन प्रबंधन जो है बिने किया आपने करना चाहिए, किया आप समझ सका जी सबने पता है कि 1 साल में 1 बार ही आवे है, तो आप ऐसो काई करा अपना प्रबंधन में कि इनमें उन्नता आए। बिल्कुल, एक चीज़ तो हम ध्यान रखने की ज़रूरत है कि भेड़ और बकरी ने पूरी साल में ब्रीडिंग नहीं करवाए जाए। साल का कुछ चुनिंदा महीना बाके अंदर एक पर्टिकुलर सीजन में ब्रीडिंग करवाई जाए, और वह ब्रीडिंग सीजन इस हिसाब से डिसाइड हो है कि आपना बच्चा कौन सा महीना में पैदा हो रहा है। अगर आपना बच्चा दिसंबर जनवरी की सर्दी में पैदा होगा तो वह आपकी एनर्जी बचाव में लगा देगा, आपके जीवन के बचाव में, तो बाकी ग्रोथ होने की संभावना काफ़ी कम होगी और मृत्यु दर काफ़ी ज़्यादा होगी। तो हम अपन इस चीज़ को ध्यान रखना है कि आपनो बच्चा मज गर्मी में नहीं पैदा होगी, मज सर्दी में पैदा नहीं होगी। अगर आपना बच्चा फरवरी मार्च में पैदा होगा तो बाको स्वास्थ्य बहुत बिल्कुल सही रहेगा। तो बी के लिए सितंबर अक्टूबर में आप ब्रीडिंग करावा। अगर आप अप्रैल में ब्रीडिंग करावा तो सितंबर में, यानी गर्मी और बारिश दोनों निकल जाएगी। तो एक चीज़ को तो ध्यान और रखना है। दूसरी चीज़ को ध्यान और रखना है कि डेली की डेली जके महीना में अपन ब्रीडिंग करवानी है, प्रजनन करवाणु है, बी टाइम सुबह और शाम आधा घंटा गर्मी का लक्षणा की पहचान जरूर करा। सुबह शाम एक अच्छा मेंढा छोड़ की और पहचान करा, और फिर देखा कि कौन से जानवर ने कौन से जानवरों अपन क्रॉस करवाणु है, क्योंकि नस्ल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अच्छे मेंढों अपन क्रॉस करवाएंगा तो आपने नेक्स्ट जो जनरेशन आवेगी वह बहुत अच्छी होगी। तो अपन वह चीज़ प्लान करनी बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब जी थे बताया कि जो हीट पीरियड होवे है बिने आपा किया पहचाना, आपा तो मेड़ा छोड़ देवा तो आपने पता चल, लेकिन वैज्ञानिक पद्धति काई है। बिल्कुल, अगर अपन मध के लक्षणा की बात करें, गर्मी के लक्षणा की बात करें, तो भेड़ में लक्षण बिल्कुल ही आसानी पहचान में कोई अभी पशुपालक भाईयान देखना, और बकरी में थोड़ा बहुत भी सौ बढ़िया तरीकों है अच्छा नर के साथ में ही तलाश करी जाए। जब 2 वैज्ञानिक तरीका ही, एक टीजर मेल बोला, तो टीजर मेल बनाने को तरीको है कि उनको नसबंदी को ऑपरेशन करके और बिन काम में लिया, और दूसरा तरीको है कि अगर एक कॉटन को कपड़ों लेके बिका जन्नांगा का चारों ओर बांध की अगर हम पास छोड़ दे और रेवड़ में छोड़ तो जकी भी फीमेल हीट में ही वह कुछ फिरोमोन्स हार्मोन्स रिलीज करी, बहु नर है वो पहचान कर लेसी कि कौन कौन सी फीमेल हीट में ही। तो वैज्ञानिक तरीकों हीट पहचानने को सब बढ़िया तरीका वो है कि एक नर ने एप्रन बांध की, कपड़ों बांध की और रेवड़ के अंदर छोड़ो जाए, और जगह जगह जानवर हीट में आवी बन अलग करता जावा। जी हाँ, अभी थे बीच पे एक नस्ल सुधार की भी बात करी कि हीट पीरियड तो आप वैज्ञानिक पद्धति हूँ पहचान सका, लेकिन बी के साथ साथ आपने नस्ल सुधार पे भी काम करना है जिससे आपनो उत्पादन बढ़े और अपना पशुपालक भाइयों को फायदा हो सके। तो नस्ल सुधार के लिए की प्रकार के प्रजनन तकनीका आप वैज्ञानिक रूप से अपना सका या फिर कौन सी ज़्यादा उपयोगी है? बिल्कुल, इनमें 2 चीज़ ही, एक नस्ल सुधार और एक उत्पादकता बढ़ाना। अगर आप उत्पादकता बढ़ाने की बात करें तो अविकानगर संस्थान ने एक बहुत अच्छी तकनीक विकसित करी है जिसको नाम है अविकेसिल एस स्पंज। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन युक्त स्पंज है, काफ़ी इकोनॉमिक रेट पर बनाया है और बिन किसाना के द्वार तक बेचा। इसको फायदो वो है कि आप जिके दिन चावा बस सारा का सारा जानवर एक साथ हीट में आ जाएगा, गर्मी में आ जाएगा, और जके दिन अपन चावा बाकी ब्रीडिंग करवा की और एक ही टाइम सब से बच्चा ले सका। तो इसको फायदो वो है कि तारो मैनेजमेंट बहुत अच्छे हो सी, जानवरों की मार्केटिंग जगह बच्चा पैदा हुआ है एक साथ बाकी मार्केटिंग बहुत अच्छे तरीके हो सी, और बाको जो स्वास्थ्य का टीकाकरण और बाकी जी की चीज़ ही वह बहुत अच्छे तरीके में व्यवस्थित कर सका। इसको दूसरो फायदो जो है वो है कि आप जहाँ मैं तहन बतायो कि 15-20 जानवर यहाँ का रीज का हीट में नहीं आवी,
तो बमू लगभग लोग जानवरान भी और हीट में लेके आ जैसी, तो यूं आपने फार्म की उत्पादकता बढ़ सी, दो ब्यांत के बीच में जो अंतराल है बिन आप कंट्रोल कर सका, पूरा मैनेज कर सका। तो वो तो है उत्पादकता बढ़ाने को तरीको। दूसरा है नस्ल सुधार को। नस्ल सुधार की अगर आप बात करें तो नस्ल सुधार को सबसे बढ़िया जो तरीको है वो है कृत्रिम गर्भाधान। अच्छे नस्ल का जनन दरवन काम में लेके और कृत्रिम गर्भाधान करके नेक्स्ट जनरेशन जो की आवे बिन आप सुधार कर सका, तो कृत्रिम गर्भाधान ने अपनाने की जरूरी है। अगर आप गाय भैंस की बात करें तो जबकि गाय भैंस आपने 2-2 किलो दूध दिया करती, आज वह 20-20, 30-30 किलो दूध दे रही है, तो की वजह केवल कृत्रिम गर्भाधान है। लेकिन भेड़ और बकरी में आज तक किसान भाई बहुत ज़्यादा नहीं अपना पाया ही। अगर इस तकनीकी काम में लेगा तो जो कि नेक्स्ट जनरेशन है भी की नस्ल सुधरेगी, आगे की पीढ़ियाँ सुधरेगी, लाभ ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। जी हाँ, थे अभी बताया कि कृत्रिम गर्भाधान जो है आपकी प्रयोगशाला में जो बने हुए मोबाइल कृत्रिम गर्भाधान जो है वो काई है और इन्हें क्या समझ सका, क्या उपयोग में अपना पशुपालक भाई ले सकें जिससे ज़्यादा फायदा हो। बिल्कुल पूजा जी, एक अविका नगर के संस्थान की एक बहुत बड़ी उपलब्धि और नई तकनीकी है जो किसानों के बहुत काम आ सके। जी हाँ, अगर आप कृत्रिम गर्भाधान की बात करें तो गाय और भैंस में सीमन स्ट्रो अवेलेबल ही, वह भेड़ के केस में सक्सेसफुल नहीं है। बिकी वजह आ है कि भेड़ की जो बच्चेदानी का मुंह है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो आप फ्रोजन सीमन काम में कौन ले इसका, तो बिकी जगह अपन काम में लेना पड़े लिक्विड सीमन जो को तुरंत कलेक्ट करो है और बिन 8-7 घंटा के अंदर अंदर काम में लें, तो बिकी लाइफ थोड़ी सी कम रहे। इसके लिए गवर्नमेंट की जो की पॉलिसी ही बाकी के हर स्टेट में काफ़ी लंबो चौड़ो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ो करो जाए। कृत्रिम गर्भाधान के लिए प्रयोगशाला सीमन लेबोरेटरी बनी जगह जगह पर, तो वो बहुत ज़्यादा फिजिबल को नहीं हो पाया, भी को अल्टरनेट में बनाया है। एक स्टेट ऑफ द आर्ट मोबाइल लेबोरेटरी है, इसका अंदर सीमन कलेक्शन बहुत स्टरलाइज्ड एनवायरनमेंट में जो को बहुत ज़रूरी है कि बीमारी नहीं फैली, वो कलेक्ट करके इवेल्युएट करके डोज बना की और किसाना का फील्ड में जाके सारी का सारा काम दूर दराज के किसाना तक जाके मैं कर सका हाँ और कृत्रिम गर्भाधान कर सका। और ये तकनीकों को अलग फ़ायदा वो है कि यूँ इस साबुन डेवलप करी गई है कि किसानों जागरूक करने के लिए ऑडियो विजुअल सिस्टम में अपडेट करे है। इसके अलावा इन्हें बाकी नस्लों के लिए, बाकी पशुओं के लिए भी काम में लिया जा सकता है। जहाँ बकरी है तो बकरी के अंदर कृत्रिम गर्भाधान सक्षम है बिल्कुल फ्रोजन सीमन भी, लेकिन अगर आप लिक्विड सीमन काम में लेंगे तो कंसेप्शन रेट है, गर्भधारण रेट है, वह बढ़ जाएगी। तो आई लेबोरेटरी को फ़ायदो है और भारत सरकार की जो की स्कीम है NLM बी के अंडर में ही रिसर्च ग्रांट में डेवलप की गई है। और अब हमारी कोशिश है कि भारत सरकार की जरिए इन विभिन्न राज्य सरकारों तक पहुँचावा, पशुपालक विभागों तक पहुँचावा, पशुपालन विभाग इन जगह जगह पर इन पहुँचावी और कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा है वो किसानों तक पहुँचावी। जी हाँ, कि थे अभी बताया कि अविका नगर बहुत काम करो, संस्थान ने नई वैज्ञानिक पद्धति भी इजाद की है, तो आपने पशुपालक भाइयों ने इको पतो चलेगा कि आपने सरकार की तरफ से मिलकर आप काम कर रहे हो और लोगों ने बता रहे हो, लेकिन आपके ही संस्थान के आसपास का जो पशुपालक भाई हैं वो इको कितनों उपयोग कर चुके हैं और इको लाभ के ले चुके हैं। बिल्कुल, जगह अविका नगर के आसपास संस्थान गाँव की बात बताऊँ या जयपुर जिला के किसान, अजमेर का किसान, आज तक में जो कि कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा है और मध्य समकालन जो कि मैं स्पंज की सुविधा बताई कि हीट एक साथ लेके आ जाए, आ सुविधा में किसाना तक फ्री में पहुँचावा हाँ, किसाना ने तकनीकों के बारे में जागरूक करने में लाग रहे हाँ और किसान बहुत ज़्यादा खुशी अपना रहे भी। और जब वो भारत सरकार की एक NLM स्कीम आई है जगह के अंदर नए नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे ही, अच्छा प्रोग्रेसिव किसान भी मार रहे ही, तो वह लोग इसके अंदर काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे ही। अगर मैं स्पंज की बात कर रहा हूँ तो आज के दिन में साल का 70-80 हज़ार स्पंज पूरा भारतवर्ष में बेचा हाँ, तो जबकि तकनीकी संस्था द्वारा विकसित की गई ही, बस न केवल आसपास का किसान काम में ले रहे, पूरा भारतवर्ष का किसान विभिन्न ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के में डॉक्टर्स के लिए, पैरा वेटनेरियंस के लिए, किसाना के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, सबके लिए मैं डिफरेंट टाइप का ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो कैटर करा हाँ और लोगों जागरूक करने की कोशिश करा। डॉक्टर साहब, एक बात यह भी आवे है कि भाई आप वैज्ञानिक पद्धति तो अपना लिया, लेकिन जो अपनी गर्भावस्था के दौरान भेड़ा हैं बी की देखभाल आपने किया करनी चाहिए जो प्रजनन है वो सफल रूप से हो सके। बिल्कुल, एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है पूजा जी, और किसान भाई ने मिस कर दी यूजुअली, क्योंकि किसान भाइयों को तरीका वो है कि रेवड़ ने चरा के लाया, मिलो तो ठीक है, ना मिलो तो ठीक है,
तो कोई भी गर्भावस्था में पशु हो चाहे इंसान हो भी की एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होवे और पशुपालन भी को ध्यान नहीं दी और भी की वजह हूँ जो कि ग्रोथ है बच्चा की बाछी को नहीं आवे, काफ़ी बार अबॉर्शन की शिकायत आवे, तो गर्भावस्था में विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत हुआ और बी के लिए जो सब इम्पोर्टेंट चीज़ है वह है कि बी के लिए एक्स्ट्रा पोषण की ज़रूरत पड़ेगी। और एक्स्ट्रा पोषण को तरीको वो है कि जब 2.5-3 महीना की गाभिन है पशु, बी के बाद में अपन कंसंट्रेट मिक्सचर जो बोला, दाणु बोला और मिनरल मिक्सचर के साथ में वो देना बहुत ज़रूरी है। तो पशु के बॉडी वेट के हिसाब में 250, 300, 400 ग्राम जकई नस्ल है बी हिसाब में अपन ने प्रजनन के लास्ट अवस्था में, गर्भावस्था की लास्ट अवस्था में वो दाणु देने की बहुत ज़रूरी है। मतलब जी हाँ, आप बोला कि अपना मानवा में जी हाँ आपने ज़्यादा खाबा की ज़रूरत है, ज़्यादा पोषक तत्व की ज़रूरत है, बिया ही अपना भेड़ा का भी है कि भाई अगर 2 शिशु आपका जीव में है तो आपने सही पोषण लेना पड़े और जो आपने तरीको बताया गया है बिया ही आपने लेना है। एक बात मन में आवे कि भाई अगर नर की बात करा, नर भेड़ की बात करा, हाँ, तो एक समय में नर भेड़ ने आपा किया मादा के साथ में प्रजनन कराया जा सके, मतलब कितनी मादा के साथ में प्रजनन करा सका? हाँ बिल्कुल, ये भी किसान भाइयों को बहुत अच्छा सवाल रहे, यूजुअली समस्या रहे कि एक नर कति मादा के लिए सफिशिएंट रहे। तो अगर आप जी मध समकालन प्रक्रिया है वह यूज नहीं कर रहे हैं, सामान्य तरीकों पशुपालन कर रहे हैं, तो आपनो रेशियो यूजुअली होना चाहिए 20 मादा पर 1 नर, वो सफिशिएंट है। और एक नर ने यूज करने को तरीको है कि दिन में मैक्सिमम 2 बार एक एनिमल ब्रीडिंग करवाई जाए, मैटिंग करवाई जाए और एक दिन को भी रेस्ट दियो जाए। तो अल्टरनेट डे के ऊपर आप 2-2 फीमेल है उन कवर करवा सका। लेकिन वही अगर आप मध समकालन पर जा रहे हैं जब एक साथ हीट में बहुत सारे जानवर आ रहे हैं तो भी टाइम आपनो रेशो बदल जाए। जना अपन 100 भेड़ा पर 20 मेंढा की जरूरत है और वो मेंढा अगर आपने कन उपलब्ध नहीं है तो भी को सब बढ़िया तरीको है कि अच्छा नस्ल का मेंढा हूँ सीमन कलेक्ट करके बिन कृत्रिम गर्भाधान के ऊपर आप जावा। तो एक जगह मेंढा है वो लगभग 20-25 फीमेल ना कवर करने में सक्षम हुआ है अगर आप कृत्रिम गर्भाधान तकनीकी अपनावा। अदरवाइज वो ही एक मेंढो केवल 2 फीमेल ने ही कवर कर सके। तो जो आपनो पारंपरिक जो है प्रजनन पद्धति है और वैज्ञानिक पद्धति है, इन दोनों में अंतर कितना है, इनसे लाभ कितना हो सके है? जी हाँ, तो मैं बतायो कि वैज्ञानिक पद्धति यूज करा जहाँ मैं स्पंज जो बनाया है बिन में 36 रुपया के अंदर सेल करा। तो अगर थारे कन 100 भेड़ा को एक रेवड़ है तो थारे बिको मध समकालन करवाने को खर्चो लगभग 3600 रुपया होगा। तो 3600 रुपया में तारो प्रजनन प्रबंधन तो हो ही रहे है। अगर ताने 20 बच्चा अगर एक्स्ट्रा मिल गया भी की वजह तो ताने लगभग 1.5 लाख रुपया को एक्स्ट्रा फायदा हो गया वो। तो 3600 रुपया खर्च करके अगर ताने 1.5 लाख रुपया को एक्स्ट्रा फायदा मिल रहा है, प्रबंधन अलग हो रहा है, तो इको फायदो है तकनीकी अपनाने को। तो आपने नस्ल सुधार तो हो ही रहे हो और साथ में आपने अर्थव्यवस्था में भी अलग से फायदो हो रहे हैं आर्थिक रूप से। अब अपना पशुपालक भाइयों के मन में विचार आवे है कि भाई अगर बात करा तो एक गर्भावस्था में एक बच्चों ही आवे है, तो आप ऐसो भी कुछ शोध इजाद कर रहा है कि एक बार में 2, 3 या 4, 5 बच्चा भी हो सके, मेंढा भी हो सके, ऐसा कुछ? हाँ पूजा जी, अभी किसानों की एक बहुत बड़ी मांग रहे कि हमारी भेड़ है वह एक ही बच्चों दे है, ज़्यादा बच्चा नहीं आ रही। बकरी का केस में लोगों को रुझान थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए क्योंकि हम 2-2, 3-3 बच्चा काफ़ी मिल जाएगी। अगर भारत की नस्लों की अगर अपन बात करा तो लगभग 90-95% नस्ल इस हिसाब की ही जो कि एक बच्चों ही दी। लेकिन अविका नगर संस्थान एक यानी कि भेड़ की नस्ल विकसित करी है अविशान, जिसके के अंदर वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल की गेरोल नस्ल है, भी में एक पर्टिकुलर जीन आवे फेक भी, और वह फेक भी ने क्रॉस ब्रीडिंग को इम्प्रूव करके इंट्रोग्रेट करके और लगभग 20-25 साल की रिसर्च में अविशान भेड़ डेवलप करी है, जिसकी 2 लेके 4 तक का बच्चा दे। और भी को जो फायदो है कि सामान्य जो कि आपने लोकल नस्ल ही वो 50% ज़्यादा उत्पादकता जक दिन ते बच्चा ने बेचने के लिए जाओ 50% अधिक उत्पादकता था नहीं मिल सके है। तो भाई आपनो कार्यक्रम तो है कि आपना भेड़ा में वैज्ञानिक प्रजनन प्रबंधन के बारे में और के आपने सावधानी बरतनी चाहिए वो डॉक्टर साहब ने बता दियो। अमूमन ऐसी कोई गलती आपना पशुपालक भाई कर दे हैं जिससे जो प्रजनन संबंधी समस्या है वो ज़्यादा उत्पन्न हो जाए, कि जिया कि थे बीच में बोला कि अबॉर्शन की भी परेशानी हो सके, तो ऐसी कौन सी खासी गलतियां हैं जो आपना किसान भाई करें और उन्हें किया सुधार सका? हाँ, अबॉर्शन जो कि बताई है एक बहुत बड़ी समस्या है और इकी जो कि जनन है वो समझना जरूरी है। अबॉर्शन यूजुअली कद हुआ
कि एक एनिमल में अबॉर्शन चालू होगो, अगर ज़्यादा जानवर में अबॉर्शन हो रहे है तो अपन वो मान के चालू है कि वो इन्फेक्शन की वजह हो रहे है, पोषण की वजह हूँ कम चांस ही का। और इन्फेक्शन अगर हो रहे है तो एक जानवर जब ब्यासी अबॉर्शन करसी तो बिका डिस्चार्ज के साथ में काफ़ी बैक्टीरिया या वायरस है वह साथ में निकल सी। आप अमूनन के करा कि भी बच्चन फेंक के आ जावा लेकिन साफ सफाई नहीं करा, वह वायरस या बैक्टीरिया ही वह फीड के थ्रू बाकी जानवरों के अंदर मिल जाएगी। और बस बाकी जानवरों में जाने के बाद में एक अबॉर्शन स्टॉर्म, मतलब सारे जानवरों में एक साथ अबॉर्शन आ जाए तो किसाना की यूजुअली यह समस्या है कि जब अबॉर्शन होगा जब सारे रेवड़ में अबॉर्शन हो जाए। तो अपन इस चीज़ को ध्यान रखना है कि अगर कोई भी एक जानवर में गर्भपात हो है, अबॉर्शन हो है, तो बिका बच्चन फेंकने के अलावा बिका आसपास की मिट्टी है बिन भी अच्छी तरह खोद की कट्ठे डालो और भी जगह स्टरलाइज करो अच्छी तरीके, ताकि एक जगह दूसरी जगह वायरस या बैक्टीरिया है वो नहीं फैलाए। और जबकि भेड़ में अबॉर्शन हो है या बकरी में अबॉर्शन हो है बिन एकदम अलग करके रखो ताकि वो इन्फेक्शन को सोर्स नहीं हो। और दूसरा एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि अच्छा पशु चिकित्सक ने बुला की और भी का सैंपल जरूर देके और लैब में जांच करवाओ कि क्या वजह है, क्योंकि ज़्यादातर जगह अबॉर्शन की वजह है बन कंट्रोल करना ही एक इलाज है, बंको ट्रीटमेंट बहुत आसान नहीं है। तो बचाव ही उपचार है केस में। बिल्कुल सही कह दिया डॉक्टर साहब कि बचाव ही उपचार है। तो यानी आपने साफ सफाई को भी पूरा ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई भी भेड़ में अबॉर्शन हुए तो बिको आसपास की जो जगह बी ने भी साफ रखो और भेड़ ने बिल्कुल अलग कर दो, जिसे आपने जो बाकी भेड़ा है बी में वो संक्रमण नहीं फैल जाए। जब आप पोषक तत्वों की तो बात करी, साफ सफाई की बात करी, लेकिन प्रजनन से पहले और प्रजनन के बाद भी ऐसी कौन सी चीज़ें आपने अपनी भेड़ा ने देनी चाहिए खाबा के लिए जिससे वो स्वस्थ रह सके और जो अगलो प्रसव काल आवे वो भी सुविधापूर्वक निकल जाए, आसानी से निकल जाए? बिल्कुल पूजा जी, एक सबसे बड़ी जो की समस्या रहे है कि किसान है जो चारागाह में जो कि मिल रहे है बी के ऊपर डिपेंडेंट रहे, नहीं मिल रहा तो पशु ने पोषण मिला ही नहीं बहुत लंबे टाइम तक, और भी वजह बहुत सा पशु है अनुत्पादक रही। तो ब्रीडिंग टाइम पहला अपन 15 दिन कम अच्छो दाणु मिनरल मिक्सचर का साथ देना बहुत जरूरी है। बीऊ बिकट जन्नांगा की ग्रोथ अच्छी होगी, अंडा से अंडा बढ़ना चालू होगा, हीट में आवेगो। और इसके अलावा शुरुआत का 10-12 दिन तहन अच्छो पोषण को ध्यान रखना है, और तहन में जी बतायो कि 2.5-3 महीना के बाद में तहन पोषण को ध्यान रखना है। तो ए इम्पोर्टेंट स्टेप सी। और दूसरों जो को है किसान भाई यूजुअली भूल जावी कि ब्याने के बाद में दूध अच्छो दे रही है, बच्चा अच्छा ग्रो कर रही, लेकिन अपन बी अनुपात में बन पोषण नहीं दे रहा तो बी वजह दोबारा जो नेक्स्ट ब्यांत आवेगी बी टाइम वह अफेक्ट होगा और वहाँ का गर्मी मारने का लक्षण चांसेस है वह काफ़ी कम हो जाएगा। तो पशु का ब्याने के बाद में जब वो दूध दे रहे हैं, बच्चा दूध पी रहा ही, बी टाइम पर भी बन अच्छा पोषण देना जरूरी है ताकि उत्पादकता बढ़ी रहे और बाको सिस्टम है जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो सही चलते रहे। जी, तो आज छोटी छोटी बातों को आपने खासो ध्यान रखना है आपने पशुपालक भाइयों ने कि अगर आपने ज़्यादा लाभ चाहिए या प्रजनन क्षमता ने बढ़ाना है तो भी का पोषण को भी आपने पूरा ध्यान रखना है, प्रजनन से पहले भी और प्रजनन के बाद भी, और साथ ही साथ साफ सफाई पे भी आपने खासो ध्यान देना है। तभी जो अपनी वैज्ञानिक प्रजनन प्रबंधन है, पद्धतियाँ हैं, वो सुचारू रूप से कारगर हो सकेंगी। जब आप वैज्ञानिक प्रजनन प्रबंधन की बात कर रहे हैं, अपना किसान भाइयों तक पहुँचा रहे हैं, तो आपसे एक संदेश लेना चाहा कि आप अपना पशुपालक भाइयों ने के संदेश दे कि ज़्यादा से ज़्यादा वैज्ञानिक प्रजनन प्रबंधन ने अपना कर वे क्या लाभ ले सके हैं। मैं पशुपालक भाइयों ने वही संदेश देना चाहूँगा कि प्रजनन एक महत्वपूर्ण स्टेप है और इन यूजुअली आप मिस कर दे, हाँ इन लापरवाही छोड़ दे। हाँ तो अगर प्रजनन सही नहीं होएगो तो तारा जानवर ब्यावीगा नहीं और अपन फायदो नहीं होगो। तो इसके अंदर लापरवाही बिल्कुल नहीं रखो, ते तारा पशुओं को रिकॉर्ड अच्छा रखो, एक एक जानवर को ध्यान रखो कि वह कद ब्या रही, कौन सा जानवर नहीं ब्या रही, ताकि वहाँ को टाइम पर ट्रीटमेंट करके वहाँ उत्पादकता ली जाए। तहन में इकोनॉमिक्स बताई भी, इकोनॉमिक्स को ध्यान रखो कि अगर एक दिन भी तारो पशु लेट ब्या रहे है तो बिको तारा प्रतिदिन कतो नुकसान होगो। जके दिन पशुपालक भाई जोड़बा की सीख जाएगा, बी दिन पशुपालन बिल्कुल भी घाटे को सौदो नहीं रहोगो। तो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखें। जी डॉक्टर साहब थे, इतनी चौकी जानकारी अपना पशुपालक भाइयों ने दी अपना भेड़ारी बाता कार्यक्रम में, जो कि केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविका नगर की खासी प्रस्तुति है। डॉक्टर साहब थाने धन्यवाद देना चाहा और आही आशा के साथ कि अपना पशुपालक भाई बहन सभी सावधानी बरतेंगा और जो प्रजनन प्रबंधन है बिन्हें सही तरीका से करेंगे। राम राम सा। राम राम सा।